स्वागत है दोस्तों। आज हम किसी साधारण चैप्टर को नहीं पढ़ने वाले। आज हम दुनिया के सबसे बड़े नाटक, सबसे बड़े ड्रामा को समझने जा रहे हैं, जिसका नाम है इंटरनेशनल रिलेशंस। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि ये कहानी 100 साल पुरानी है। इसमें युद्ध है, शांति के सपने हैं, धोखा है और पावर का नशा है। और इस कहानी के अंत में आप सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं, बल्कि दुनिया को समझने वाले एक एक्सपर्ट बन जाएंगे। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि ये खेल है क्या। सोचिए, आप एक बहुत बड़े हॉल में हैं, जहां दुनिया के सभी देश, इंडिया, यूएसए, चाइना, रशिया मौजूद हैं। लेकिन यहां कोई जज नहीं है, कोई पुलिस नहीं है, सब अपनी मर्जी के मालिक हैं। इस भीड़ में जो कुछ भी हो रहा है, उसे हम इंटरनेशनल रिलेशंस या आईआर कहते हैं। अब बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि आईआर और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एक ही चीज है। लेकिन हमारे एक्सपर्ट पामर और पर्किंस कहते हैं, नहीं, रुको। उनका कहना है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स तो सिर्फ नेताओं और सरकारों की लड़ाई है, लेकिन इंटरनेशनल रिलेशंस बहुत बड़ा है। ये टोटलिटी ऑफ रिलेशंस है। इसमें बिजनेस है, दोस्ती है, कल्चर है और यहां तक कि टेररिस्ट ग्रुप्स और एमएनसीज के रिश्ते भी शामिल हैं। लेकिन हांस मॉगनथाओ, याद रखिएगा ये नाम, ये इस कहानी का आयरन मैन है। कहते हैं, सब बेकार की बातें हैं, असली चीज सिर्फ एक है, स्ट्रगल फॉर पावर। देश आपस में सिर्फ ताकत के लिए लड़ते हैं। तो चलिए देखते हैं ये लड़ाई शुरू कैसे हुई। कहानी शुरू होती है 1914 में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इंसान ने पहली बार देखा कि हम खुद को कितनी बुरी तरह बर्बाद कर सकते हैं। लाखों लोग मारे गए, पुरानी डिप्लोमेसी फेल हो चुकी थी, दुनिया रो रही थी और बस एक ही सवाल पूछ रही थी कि इसे कैसे रोकें। तब एंट्री हुई हमारे पहले गुट की। इन्हें हम कहते हैं आइडियलिस्ट्स, द ड्रीमर्स। इनका लीडर था अमेरिका का राष्ट्रपति वुडरो विल्सन। विल्सन ने कहा कि इंसान बुरा नहीं है, हमारे इंस्टीट्यूशंस बुरे हैं। उन्होंने दुनिया को एक सपना दिखाया, 14 पॉइंट्स का सपना। उन्होंने कहा कि अगर हम एक लीग ऑफ नेशंस बना दें तो देश आपस में बात करेंगे, लड़ेंगे नहीं। आइडियलिस्ट्स का मानना था कि वॉर को रोका जा सकता है, हमें मॉरल वैल्यूज पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा, हथियार फेंक दो, डिसआर्मामेंट, कानून मानो, इंटरनेशनल लॉ, और सब ठीक हो जाएगा। ये दौर था व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए। लेकिन अफसोस, 1930s आते आते विल्सन का सपना टूटने लगा। जर्मनी में एक आदमी खड़ा हुआ, हिटलर, उसके साथ इटली में मुसोलिनी। इन्होंने कहा, भाड़ में जाए तुम्हारी लीग ऑफ नेशंस, और उन्होंने वही किया जो वो करना चाहते थे। 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ। आइडियलिस्ट्स की मॉरल टॉक्स धरी की धरी रह गईं। लीग ऑफ नेशंस फेल हो गया क्योंकि अमेरिका ने उसे ज्वाइन नहीं किया और बाकी देशों ने उसे गंभीरता से नहीं लिया। इस राख और धुएं के बीच से जन्म हुआ एक नई सोच का, रियलिज्म का। रियलिस्ट्स ने आइडियलिस्ट्स का मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा, तुम लोग यूटोपियन हो, ख्याली पुलाव पकाने वाले हो, दुनिया प्यार से नहीं डंडे से चलती है। यहीं से शुरू हुई फर्स्ट ग्रेट डिबेट, आइडियलिज्म वर्सेस रियलिज्म। और जीत किसकी हुई? रियलिज्म की। अब जरा रियलिज्म को गहराई से समझते हैं। इसके गुरु थे हांस मॉगनथाओ और E.H. कार। मॉगनथाओ ने अपनी बाइबल पॉलिटिक्स अमंग नेशंस में साफ कहा, पॉलिटिक्स इज अ स्ट्रगल फॉर पावर ओवर मैन। उन्होंने हमें दुनिया के कुछ कड़वे सच बताए। पॉस्टुलेट्स, स्टेट सेंट्रिक व्यू, इस दुनिया में सिर्फ स्टेट यानी देश ही हीरो है, बाकी सब साइड एक्टर्स हैं। एनार्की, ये शब्द याद कर लो, एनार्की। इसका मतलब है कि दुनिया में देशों के ऊपर कोई बॉस नहीं है। अगर कल को चीन हम पर हमला कर दे तो कोई वर्ल्ड पुलिस हमें बचाने नहीं आएगी। नेशनल इंटरेस्ट, हर देश सेल्फिश है, वो सिर्फ अपने फायदे के लिए काम करता है। सिक्योरिटी डिलेमा, क्योंकि कोई पुलिस नहीं है, हमें अपनी सुरक्षा खुद करनी होगी। सेल्फ हेल्प, लेकिन जैसे ही हम हथियार खरीदते हैं, पड़ोसी डर जाता है और वो भी हथियार खरीदता है। इसे कहते हैं सिक्योरिटी डिलेमा। समय बीतता गया। 1979 में केनेथ वॉल्ट्स नाम के एक विद्वान आए। उन्होंने रियलिज्म को एक नया रूप दिया, नियो रियलिज्म। उन्होंने कहा, मॉगनथाओ जी, आप कहते हैं कि इंसान का स्वभाव बुरा है, इसलिए युद्ध होता है। मैं कहता हूं नहीं, युद्ध इसलिए होता है क्योंकि सिस्टम का स्ट्रक्चर ही ऐसा है। मतलब एक अच्छा इंसान भी अगर जंगल में रहेगा तो उसे हथियार रखना ही पड़ेगा। ये किसी की गलती नहीं, ये तो सिस्टम की मजबूरी है। लेकिन क्या इंसान हमेशा लड़ता रहेगा? क्या सहयोग की कोई उम्मीद नहीं? यहां वापसी करते हैं लिबरल्स। आइडियलिज्म की हार के बाद उन्होंने खुद को अपग्रेड किया और बने नियो लिबरल्स। इनके हीरो थे जोसेफ नाय और रॉबर्ट कोहेन। इन्होंने कहा, ठीक है रियलिस्ट्स, हम मानते हैं कि दुनिया एनार्किक है, लेकिन देखो, यूरोपियन यूनियन को देखो, वर्ल्ड बैंक को देखो,
देश आपस में व्यापार कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। न्यू लिबरल्स ने कहा कि इंस्टीट्यूशंस देशों को एक दूसरे पर भरोसा करना सिखा सकते हैं। उन्होंने प्लूरलिज्म की बात की कि दुनिया में सिर्फ देश नहीं बल्कि एनजीओज जैसे रेड क्रॉस और एमएनसीज भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब तक हम देशों की बात कर रहे थे, लेकिन समाज के एक हिस्से को गुस्सा आ रहा था। ये थे मार्क्सिस्ट्स। मार्क्सिस्ट्स ने कहा, तुम सब बेवकूफ बना रहे हो, ये लड़ाई देशों की नहीं, अमीरों और गरीबों की है। इनके अनुसार आईआर का सच ये है, क्लास वॉर। पूरी दुनिया दो हिस्सों में बटी है, अमीर देश कोर और गरीब देश पेरिफेरी। इंपीरियलिज्म, अमीर देश गरीब देशों को लूटते हैं। लेनिन ने कहा था कि इंपीरियलिज्म पूंजीवाद की आखिरी स्टेज है। प्रोलिटेरियन इंटरनेशनलिज्म, उनका सपना था कि पूरी दुनिया के मजदूर एक हो जाएं। वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, क्योंकि मजदूर का कोई देश नहीं होता। पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, जब तक पूरी दुनिया में समाजवाद नहीं आता तब तक हमें दुश्मनों के साथ भी शांति से रहना पड़ेगा। लेकिन अफसोस, 1991 में सोवियत यूनियन के टूटने के बाद मार्क्सिज्म की आवाज थोड़ी कमजोर पड़ गई। तो दोस्तों, आज हम कहाँ खड़े हैं? आईआर आज एक डिवाइडेड डिसिप्लिन है। एक तरफ रियलिस्ट्स हैं जो कहते हैं ताकत ही सब कुछ है, दूसरी तरफ लिबरल्स हैं जो कहते हैं सहयोग से दुनिया बचाई जा सकती है, और तीसरी तरफ मार्क्सिस्ट्स हैं जो कहते हैं ये सब अमीरों का खेल है। लेकिन सच शायद इन सब के बीच में कहीं है। आज टेररिज्म, एनवायरनमेंट और न्यूक्लियर वेपन्स जैसे नए खतरे हैं जिन्हें समझाने के लिए ये पुरानी थ्योरीज आपस में टकराती रहती हैं। तो ये थी आपके चैप्टर 1 की पूरी कहानी। उम्मीद है कि अब जब आप अपनी किताब खोलेंगे तो आपको शब्द नहीं बल्कि ये ड्रामा दिखाई देगा। पर एक इंपॉर्टेंट नोटिस है, आप मेरे इस वीडियो को देखने के बाद इसका पूरा एकेडमिक एक्सप्लेनेशन जरूर देखें, वरना एग्जाम में स्टोरी तो याद रहेगी बट आप लिख नहीं पाओगे क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं की। तो आप मेरे दोनों वीडियोस देखने के बाद क्वेश्चन आंसर्स प्रैक्टिस करो, फिर आपको लगेगा कि अब पढ़ाई बोरिंग नहीं बल्कि इंटरेस्टिंग है।